नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर अमित शाह ने आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उनके कार्यों की सराहना की। इससे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्रियों और नेताओं ने गर्मजोशी के साथ अमित शाह का स्वागत किया। शाह का 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार का उत्तराखंड दौरा है। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। आपके त्याग, आपके बलिदान, आपके साहस और आपके शौर्य के सम्मान 130 करोड़ भारतीय बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं। दीपावली जैसे त्योहार हो या पूरा वर्ष हो, वो चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं कि आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष, युवा अवस्था के वर्ष आपने सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, देश को समर्पित किए हैं। और मैं आज इस मंच से मेरे प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता और पूरा देश इसको सैल्यूट कर कर, सलाम कर कर उसकी समर्थन करता है। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। उत्तराखंड की जीडीपी को मुख्यमंत्री धामी लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाला इन्वेस्टर समिट एक बड़ा रोल प्ले करेगा। उनके अनुसार इससे इन्वेस्टमेंट तो राज्य में आएगा ही, रोजगार भी बढ़ेगा, इसीलिए हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्वेस्टर समिट का होगा। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशों में जाकर, जिस तरह विदेशों में जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आइए उत्तराखंड आपका स्वागत कर रहा है, और लाखों करोड़ के जो है यहाँ पर एमओयू हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर वो एमओयू धरातल पर जब उतरेंगे, जब 8 तारीख को हमारा इन्वेस्टर समिट है, और जो नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हो, चाहे वो टूरिज्म की फील्ड में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री की फील्ड में हो, चाहे वो हमारे किसी भी अलग अलग फील्डों में जो एमओयू हो रहे हैं, उससे हमारे प्रदेश की जीएसटी भी बढ़ेगी, हमारी एसजीएसटी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, हमारे यहाँ पे जो पलायन की समस्या है कहीं ना कहीं वो एड्रेस होगी। तो जीडीपी बढ़ाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, ये सारा एक कलेक्टिव एफर्ट तभी हो पाएगा जब हम लोग अपने इन लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे जो हमने इन्वेस्टर समिट में। धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट के लिए 1,24,000 रुपए के एमओयू साइन किए। ऐसे में कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस की गरिमा दसोनी ने कहा है कि अच्छी बात है कि सरकार ने एमओयू किए हैं साइन, और अब उतनी ही तेजी के साथ इन्हें धरातल पर भी उतारने का काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके अनुसार इसमें प्रदेशों का विकास और रोजगार जुड़ा है, इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, एमओयू साइन हो रहे हैं और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये धरातल पर भी उतरें, क्योंकि प्रदेश का विकास इसमें छुपा है, रोजगार युवाओं के लिए इसमें छुपा है, तो निश्चित रूप से शुभ संकेत हैं। लेकिन जिस तरह से सवालिया निशान उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी उठा रहे हैं कि पहले मेरे
जो एमओयू साइन हुए थे वहां से शुरुआत करनी चाहिए थी। 1,40,000 के करोड़ के एमओयू मेरे वक्त पर भी साइन हुए थे, उन निवेशकों के साथ भी वार्ता होनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर धामी सरकार को ये इशारा किया है कि एमओयू का मतलब निवेश नहीं होता। एमओयू साइन करते हैं लोग, लेकिन जब निवेश धरातल पर आएंगे तब बात करना। ऐसे में हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि निवेशकों से किन शर्तों पर ये सारा एमओयू साइन हो रहे हैं, कि उत्तराखंड का क्या क्या देने का वादा आप निवेशकों को कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश के संसाधनों पर जो अधिकार प्रदेश वासियों का है वो आप सब लुटवा रहे हैं। डीजी सूचना ने सीएम के मुंबई दौरे को सार्थक बताया है। उनके अनुसार इन्वेस्टर्स समिट के रोड शो में सबसे ज्यादा एमओयू का रिकॉर्ड भी मुंबई में बना है। उनके अनुसार फिल्म निर्माण से जुड़े लोग भी उत्तराखंड में काम करने के लिए बेहद उत्साहित है। उनके अनुसार हमने फिल्म नीति समेत तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। लोगों के सामने इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ने जो लक्ष्य रखा है हम उसके बेहद करीब पहुंच जा रही हैं और ऐसे में सरकार उसको धरातल पर उतारने की कोशिशों में भी जुटी हुई है। उत्तराखंड में मदरसों में हिंदू बच्चों की पढ़ाई के मामले में तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने साफ कहा है कि इससे पता चलता है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। इन जगहों पर स्कूलों की व्यवस्था नहीं है और हिंदू परिवारों को भी मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। सरकार की शिक्षा नीति भी सवालों के घेरे में है। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने की बात खोखली साबित हुई है और जिस तरीके से मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं ये उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। आप क्या शिक्षा देने जा रहे हैं? एक तरफ आप यहाँ भी कह रहे हैं मदरसों का वेरिफिकेशन होगा, मदरसों की जांच होगी, अवैध और वैध मदरसों की बात होगी और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ना और वहां जाना, उनका अध्ययन करना, ये सरकार की असफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है और सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने का काम करता है। वहीं कांग्रेस लगातार मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ने का मुद्दा बना रही है और ऐसे में बीजेपी ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने भी माना है कि गंभीर मामला है। इनके अनुसार सीएम धामी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इस मामले की जांच के लिए भी कहा है। मनवीर चौहान ने कहा है कि कई बार अवैध मदरसे इस तरह के काम करते हैं। इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से गंभीर मामला है और एक जांच का विषय भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे थे उन पर कार्रवाई करने का भी हमारी सरकार द्वारा काम किया गया है। ये किस कारण से गैर हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे, किस कारण से पढ़ते, इसकी जांच होनी चाहिए और इन बच्चों को जल्द से सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया जाए, इसके बारे में भी बात हो रही। पिछले दिनों राहुल गांधी केदारनाथ में थे और 3 दिन वो बाबा के दरबार में रखे। इस पर बीजेपी ने तंजु कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस काम में हम लगे थे अब होने लगा है और देश की सभी पार्टियों के नेता अब सनातन की राह पर चलने लगे हैं। उनके अनुसार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और अब सनातन समर्थक हो चुके हैं। ये है सनातन की पावर। ये सब कुछ पीएम मोदी के वजह से ही संभव हो पाया है। जो लोग नारे लगाने वाले हैं वो देश भर के आए हुए तीर्थ यात्री हैं और उन्होंने यहाँ तक, मैं जो वीडियो देख रहा यहाँ तक कहा है कि राहुल जी जय बाबा केदार बोलिए। अब पता नहीं दिल के अंदर बोला, मुंह के बाहर तो बोला नहीं। मुंह के बाहर बोलते तो क्यों रिकॉर्डिंग आती। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि सनातन ने आज मोदी जी ने जितने भी दलों के लोग हैं उनको सनातन के द्वार पर पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है और जो हम चाहते थे होने लग गया है। आज मंदिर जाने के लिए विरोध, वो दल जो कभी ये कहते राम पैदा ही नहीं में काल्पनिक है, जो कहते थे कि धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार ये उनके कार्यकाल में कभी संभव नहीं था, आज बढ़ाया तो इसके कारण एक शक्ति बढ़ी है और भारत की जो सनातनी संस्कृति है उसके बल का ही प्रभाव है कि आज राहुल गांधी जी भी माथे पर चंदन लगाकर और सनातनी शुभचिंतक के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
दिवाली में आग से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। शहर में विभिन्न स्थानों पर 7 दमकल की गाड़ियां और उनके साथ पदाधिकारी और कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे प्रेमनगर, घंटाघर, दिलाराम चौक और कोतवाली आदि जगहों पर फायर यूनिट की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि दीपावली त्योहार में शहर में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए अग्निशमन के अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैदी के साथ तैनात रहने की हिदायत दे रखी है। आगे उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी आगजनी की ऐसी ही घटनाएं जानकारी में आई थी। बतौर अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने कहा कि छोटे और संकरी गली में भी हमारी गाड़ी आग को बुझाने में अब तैयार है। गदरपुर थाना परिसर में आज एसडीएम गौरव पांडे ने पुलिस के साथ मिलकर व्यापारियों की एक बैठक ली। इस दौरान एसडीएम गौरव पांडे ने कहा कि गदरपुर थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य पटाखा व्यापारियों के साथ ही बातचीत करना है और समाज में बैठकर किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इस संबंध में चर्चा की गई है। और अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में जो बाजार लगता है, बाजार पर नजर भी रखी जाए और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए नगरपालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि गदरपुर में साफ सफाई को लेकर हम तत्पर हैं। आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की गंदगी और बिजली से संबंधित परेशानी न, इस संबंध में हम लोगों द्वारा भी शहर वासियों से चर्चा की गई है। दिनेशपुर में दिवाली की धूम है। 14 वर्ष वनवास काटकर अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण एवं माता सीता के तर्ज पर अमर ज्योति बाल विद्यालय की ओर से दिनेशपुर क्षेत्र में प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण एवं माता सीता एवं वानर सेना के प्रमुखों के दिनेशपुर में आपको बता दें कि समिति कार्यालय से होता हुआ नगर के विभिन्न वार्ड में परिक्रमा के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान विद्यालय के सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस पहुंचे थे, तभी पूरे अयोध्या नगरी में दीप उत्सव का आयोजन हुआ था और आम लोगों के द्वारा किया गया था। उसी के तर्ज पर आज प्रभु राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के वानर सेना के साथ ही अनेक प्रमुखों की शोभा यात्रा दिनेशपुर क्षेत्र में निकाली गई। रात के समय गाड़ी चलाते समय सामने से आ रही वाहन की लाइट लगने से अक्सर आंखें चौंधिया जाती है, जिससे कि कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, इसको लेकर आरटीओ शैलेश तिवारी ने लोगों को जागरूक किया। आरटीओ ने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में चलाते समय जब गाड़ी के हेडलाइट का मोड हमेशा हाई बीम पर रखना चाहिए, जबकि ढलाई पर उतरते समय लो बीम पर रखना चाहिए, जिससे कि सामने आने वाले वाहन चालक की आंखों पर डायरेक्ट लाइट का प्रभाव न पड़े। इसके अलावा प्लेन क्षेत्र में लो बीम पर ही गाड़ी चलाने की कोशिश करें। ज्यादा आवश्यक स्थिति में ही हाई बीम का प्रयोग किया जाए। वहीं आरटीओ ने कहा कि प्लेन क्षेत्र में ही हेडलाइट का मोड हाई बीम रखने वालों के खिलाफ आरटीओ द्वारा जल्द कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान में रह रहे लोगों की तनख्वाह को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले साइबर क्रिमिनल को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। धोखाधड़ी के लिंक पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए हैं। उन्नीस सदस्य वाली जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटी गई स्ट्रीट लाइट से लेकर कृषि यंत्र और पावर वीडर तक मानकों के विपरीत खरीदी गई है और अपने अपने चहेतों को बांट दिए गए हैं। शामा से जिला पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र ऐठानी ने जिला पंचायत बागेश्वर में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की।
देर रात में देहरादून की वीआईपी रोड कही जाने वाली राजपुर रोड पर एक बेकरी की दुकान के ऊपर मंजिल पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत की और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बेकरी के ऊपर मंजिल के रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो चुका था, जिससे कि लाखों का सामान जो है वो जल गया। उसकी आशंका जताई जा रही है कि लाखों का नुकसान हुआ है। साइबर अपराध पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ऐसी घटनाएं ठगी की आम सी होने लगी है, जिसके चलते कई लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। और ऐसे में एक मामले का खुलासा देहरादून एसटीएफ ने किया है। एसटीएफ द्वारा 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि ये भारतीय सिम को अन्य देशों में सप्लाई किया करते थे और इन सिम के जरिए अन्य देशों में बैठे लोग साइबर अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे अभी प्रथम दृष्टया जो इनका चीजें निकली हैं वो यही निकली है कि जैसे सर ने बताया कि 300-400 सिम जो इन्होंने भारत के बाहर भेजे हैं और बाकी अभी स्टार्ट हुई है इन्वेस्टिगेशन, और भी चीजें निकलेंगे। नेशनैलिटी का यही है कि वो एक बुट करें, तो उसमें ये लोग काफी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सिम जो है इसको हम अपडेट करा देंगे अभी। तो बैंक अकाउंट्स में पैसा डलवाते हैं, तो उसमें बैकएंड में जो नंबर यूज होते हैं, कॉलिंग नंबर होते हैं, तो उसको हमने पैटर्न देखा है कि अमूमन वो भारत के बाहर रहते हैं। तो उसके बाद इस प्रकार के एजेंट्स जो है, और दूसरा एक टेंजिन चौफिल है जो अपने आप को फिलहाल वो तिब्बती बता रहा है, बट इसके मतलब कि और भी लिंकेजेस हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद और सोने के साथ ही कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदना, घर खरीदना, आने वाले अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं धनतेरस के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में राजधानी दून में खरीदारों की भीड़ भी बढ़ना शुरू हो गई है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन। स्वामियों के मुताबिक बाजार में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और साथ ही ग्राहकों को रिझाने के लिए विशेष ऑफर भी इस बार रखे गए हैं। धनतेरस के लेकर तो देखो सर, हमेशा इस साल के हर साल ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वो रहता है और जितना भी हमको अभी कस्टमर भी आ रहे हैं, डेली हम पे करीब 15 से 20 वॉक इन भी आ रहे हैं। कस्टमर गाड़ी के नेक्स्ट फीचर भी अच्छे मतलब पसंद कर रहे हैं। मारुति ने अब गाड़ी में, सारी गाड़ी में स्टैंडर्ड एयर बैग, सारे फीचर गाड़ी में, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में सारे आ गए हैं। तो कस्टमर को ये अप्रोच नहीं करता है कि मुझे इस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। उनको तो है कि मारुति कार, तो देखो हम लोग शुरू से जब से बड़े हुए हैं ये सोचा है कि मारुति गाड़ी ही बिकती है, तो उस तरह से कस्टमर का तो धनतेरस के लिए अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब जो हम लोग भी कल प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग करीब 200+ गाड़ी की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं देहरादून काउंटर से। सर रिस्पांस तो इस बार अच्छा है पिछली बार की कंपैरिजन में। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास बुकिंग्स कम थी। इस बार अगर हम देखें तो हमारे पास 100+ बुकिंग तो हैं इन हैंड, और बाकी जो रैंडम कस्टमर आ जाएगा वो अलग है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 200 गाड़ियाँ आराम से बेच देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।